तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है हमने। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग फटाफट हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया। ये 4.10 हम लोग पढ़ रहे थे, टॉर्क ऑन करंट लूप। मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास कोई लूप है, करंट कैरिंग उसमें वायर है आपके पास, ठीक है, उसको आपने लूप जैसा मोड़ दिया है, उसको मोड़ के आप उसमें करंट बहा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, वो घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे आपका डीसी मोटर काम करता है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था, ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। टॉर्क का डायरेक्ट एक्सप्रेशन आया था बीना साइन थीटा। बीना किसी सहेली का नाम हो सकता है आपके, या फ्रेंड का नाम हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको शॉर्टकट में बीना बोल दिया था। ओके, सो टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन आया था उसमें, बी आई एन एस साइन थीटा। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। आई क्या है, करंट। और एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, यानी कितना बार लपेटा हुआ है ना। और ए क्या है, एरिया। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हो, या फिर एरिया उस लूप का एरिया कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं लूप यहाँ पे एक बनाता हूँ इस तरीके से, ए बी सी डी नाम है इसका, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका एक एरिया है ना, ये मैंने हैच कर दिया जो, वही एरिया। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा जो है एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। देखो, अगर एरिया वेक्टर हम लोग कैसे बनाते थे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, है ना। हम लोग याद करो, पहले चैप्टर में भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। हमने किया था ना, ऐसे बनाया था हमने। हमने बोला था इस पे, इसके नाक पे अगर एरिया वेक्टर बताना है तो उस पे परपेंडिकुलर। तो वैसे ही किसी का भी एरिया वेक्टर क्या होगा, लूप के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि इधर कहीं जा रहा है इस तरीके से, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ही है थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सो थीटा इज, आप लोग कॉपी में लिखते चलेंगे, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आगे हम लोग बढ़ेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी आपको उसमें चैनल पे डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग उससे देख के कर सकते हैं साथ साथ में। इसीलिए मैं प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकता है छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है। तो आप लोग न्यूमेरिकल के लिए उस चैनल को रेफर कर सकते हैं। चलो, तो आज इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो एक्सप्रेशन आया था, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था, टॉर्क इज इक्वल टू एन, या बी ना साइन थीटा कह लो, बी ना साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग ईना जो है, ईना आई एन ए जो है, उसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग साथ में लिख लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। ठीक है, अब से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बात किया था, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, है ना, ये एकदम वैसा ही है एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार हम लोग बात कर ले यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने पी वेक्टर से लिखे थे। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसी को याद है, चार्ज इंटू 2L, जो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता था, है ना, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बीइंग सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे होता था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी लूप का अगर बताना है, करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है, तो कैसे बताएंगे, उसमें बहने वाले करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया वेक्टर को, उससे एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, उस तीनों को गुणा करके हम बताएंगे, जो वही होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग एम से लिखते हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सारे साइड बुक्स में म्यू से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में एम वेक्टर से लिखेंगे उसको। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को केवल एम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, आई एन ए। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट कोई बता सकता है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स तो गिनती है, उसका कोई यूनिट नहीं है। एरिया का क्या यूनिट होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा
वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखते चलेंगे आप लोग साथ में, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर कोई पूछता है आपको किसी करंट कैरिंग लूप का, तो आपको निकालना है, उसमें आपको पूछना है कि उसमें करंट कितना बह रहा है, क्या बार लपेटा है लूप में, और एरिया क्या है, ठीक है। इन तीनों का गुणा करके आप बता देंगे तो वही हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इसको हम लोग लिखें, इस एक्सप्रेशन को, टॉर्क के एक्सप्रेशन को फर्दर, तो क्या पाएंगे हम लोग, देखिए जरा। फर्दर अगर हम लिख ले बी एम साइन थीटा, ठीक है, बी स्मॉल एम साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसीलिए एम के ऊपर वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तरीके से अगर लिखें तो इसको लिखेंगे एम बी साइन थीटा, ओके, टॉर्क ऑन लूप। यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखेंगे। याद करो, ऐसे ही टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था। किसी को याद है टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होता था? याद करो टॉपिक, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी से मिलता जुलता चेहरा है इसका, इसीलिए जानबूझ के हम लोगों ने ऐसे लिखा है इसको। टॉर्क होता था क्या, पीई साइन थीटा। यहाँ पे ये पी क्या है, पी क्या है, बताओ पी क्या है? पी है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ई क्या है, ई है करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। उसी तरीके से सोचो जरा, यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, वैसे ही वहां पे हुआ करता था टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, लेकिन वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। एकदम हूबहू वैसा ही है। तो जो आप लोगों ने चैप्टर 1 और 2 में सीखा है, एकदम वैसे ही मिलता जुलता हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग में रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो याद करो, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को क्या लिखते थे, पी क्रॉस ई लिखते थे ना। ऐसा क्यों क्रॉस लगा है, वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई लिखा करते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट में? क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो ये चीज हो गया आपका। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग आगे का टॉपिक करते हैं जो कि है 4.10.2। आप लोग एग्जाम्पल्स जो है क्या बोलते हैं उसमें वीडियोज में देख लीजिएगा या फिर खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4.10.2, जो कि बहुत ही शॉर्टकट है। जैसा कि 11th क्लास कह रहे हैं, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी से एकदम मिलता जुलता है। तो आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस समझ के रखना है। तो अच्छे से इसको समझ लो बस। ये है 4.10.2, यानी कि मैग्नेटिक, सॉरी, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एम क्या होता है, एन आई ए या आई एन ए, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर आपके पास मान लो कि लूप है, ठीक है, इस तरीके का, और इसमें करंट बह रहा है आई, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल। तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो हम लोगों ने निकाल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये लूप जो है, अगर आप इधर से देखते हैं राइट हैंड साइड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ से जाके, तो आपको ये क्लॉकवाइज तरफ ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर एक्सिस पे आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, दूर जाता हुआ आपसे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी कि आपके पास में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है, ऐसे अंदर गया फिर वापस ऐसे चला आएगा। समझ रहे हो सब लोग इस बात को, कैसे मैं बना रहा हूँ? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लूप बनता है, ये ध्यान में रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लूप बनता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ बाहर नजर आएगा ऐसे। तो देखो, इस जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। कौन सा एक्सियल पोजीशन है? जैसे हमने ये लूप बनाया, ठीक है, कोई गेस करेगा कौन सा एक्सियल पोजीशन है? जैसे मान लो मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, एक्स, एक्स डैश है ये, और ऊपर वाई एक्सिस के तरफ, मतलब इसके डायमीटर के अक्रॉस जाता हुआ, इसको वाई वाई डैश बोल दिया। तो बताओ कौन सा एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल लाइन है, और कौन सा इक्वेटोरियल लाइन है। और ये करंट की दिशा। लूप का एक्सिस किसको कहेंगे? उसके सेंटर से परपेंडिकुलरली जो पास हो रहा है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्सिस ये वाला है ना,
जैसे वो देखे वो घूमता है, रिवॉल्व करता है, अंगूर उसको कस के घुमा देते हो तो टेबल पे घूमता रहता है, तो स्पिनर अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है ना, तो इसीलिए इसको एक्सियल कहेंगे। अब उसी तरह से है ये, तो सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होने वाली लाइन यानी एक्स एक्स डैश क्या हुआ, एक्सियल लाइन हुआ, ये ध्यान में रखेंगे सब लोग। ओके, और इक्वेटोरियल लाइन कौन सा हुआ, वाई वाई डैश। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग जैसे फील्ड बताया करते थे एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, है ना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किसी को याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखो यहाँ पे जो एक पॉइंट हमने माना है ये P क्या है, P जो है एक्सियल पॉइंट है, और ये P डैश जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में पॉइंट है। 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, याद आया किसी को, 2 होता है यहाँ पे, और इक्वेटोरियल वाले पे क्या होता है माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, याद आया किसी को? जस्ट एक्सियल वाले पे डबल होता था ना इक्वेटोरियल वाले के कंपैरिजन में। देखो जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पी लिखा है, वैसे ही अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो वहां क्या लिखेंगे, स्मॉल एम, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही रहेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट एक्सियल पोजिशन, ठीक है। अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन मतलब मान लो कि कोई पॉइंट पी है यहाँ पे इसके एक्सिस पे, ठीक है, जो कि कितना दूरी पे है, मान लो कि हम लोग बोल देते हैं उसको एक्स दूरी पे है, ठीक है, एक्स दूरी पे है। और हाँ, तो एक्सियल पोजीशन पे बी एक्सियल लिखोगे, यहाँ पे एक्सियल वाले में क्या लिखेंगे, 2m वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे वहां इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट में देखो, इलेक्ट्रिक वाला में क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, याद है, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन मैग्नेटिक वाला कांस्टेंट क्या होता है, म्यू0/4 पाई, वेरी गुड, तो यहाँ पे केवल म्यू0/4 पाई आगे में लग जाएगा। बाकी देखो वैसा ही है, जैसे वहां पे 2p था तो यहाँ पे 2m है, नीचे में आर क्यूब था तो यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही है। ये सबको समझ में आ गया कैसे हमने लिख लिया उसी से रिजेंबल करते हुए, बस 2p की जगह 2m आ जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन हमें मैग्नेटिक कांस्टेंट लेना है, तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू0/4 पाई आ जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन लिखते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन एक्स क्यूब, है ना। इधर जो पोजीशन है मान लो कि पी डैश हम लोग ले रहे हैं, वो सेंटर से एक्स दूरी हम लोगों ने कह दिया, ठीक है, उस सिचुएशन में। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान में देना है, नोट करके लिख लेना है उसको। यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ लूप है, रेडियस जो है लूप जो कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, रेडियस होगा ना कुछ लूप का कि कितना रेडियस में लपेट रहे हैं। ओके, वो रेडियस जो है इस एक्स से बहुत छोटा है, यानी कि आर जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। वहां पे भी याद करो, वहां पे भी हम लोग कहते थे क्या कि डाइपोल लेंथ जो है बहुत छोटा होता था आर से, याद है, ये एल वेरी वेरी लेस देन आर, हाँ लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो उसी उसी आधार पे यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ द लूप इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। एबव एक्सप्रेशन, जैसे इस एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं 1 2, ठीक है, 1 एंड 2, expressions 1 and 2 are valid for r very very less than x, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ लूप इज वेरी वेरी स्मॉल, इज नेग्लिजिबल, लिख लो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट।
where we have to find the magnetic field. ओके, चलिए तो ये हो गया। आपको जो पीडीएफ नोट्स मैंने भेजा है उसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशन नोटेशंस का डिफरेंस हो सकता है, तो आप लोग उससे घबराएंगे नहीं, उसको समझ के लिखेंगे कि क्या कौन कौन सा सिंबल क्या है, ठीक है। और देखो और भी और क्या क्या रिजेंबल करता है इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे रिजेंबल करता है, और भी वो हम लोग को देखना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को ध्यान में रखो, इसमें हम लोग कंपेरिजन लिख लेते हैं ताकि हम लोग को ध्यान में रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स कह सकते हैं। ओके, देखो अभी अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखा था, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हमने देखा, INA, ठीक है, वेक्टर उसके तरफ। ओके, अब इसमें भी एक डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की तरफ बोल दिया हमने। लेकिन देखो अगर हम लोग को डायरेक्शन बताना हो, लूप हमको पता है करंट किस तरीके से बह रहा है, ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, ओके। तो डायरेक्शन जो होता है इसका, जैसे आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इधर से देख रहे हैं यानी कि एक्स एक्सिस पे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मतलब माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। इसका मतलब ये करंट का जिस तरीके से घूमना हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आप स्क्रू को अगर इमेजिन करें तो स्क्रू आगे बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब माइनस एक्स दिशा की तरफ जाएगा। तो आपका डाइपोल मूवमेंट भी उधर ही होगा, यानी कि एम का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, ठीक है ना। और जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, और जिधर से घुसता है उसको कहते हैं साउथ। ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा किधर से, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इनसाइड द लूप। लेकिन बाहर में क्या है, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि ये लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक करंट लूप है, लूप वहीं पे रुका हुआ, लूप नहीं कहीं मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जो है स्टेशनरी है एक तरीके से बना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी मूव नहीं कर रहा है ना। भले चार्ज मूव कर रहा है लेकिन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। क्लियर है ये बात। अच्छा, और क्या क्या हमने देखा, यहाँ पे देखा मैग्नेटिक वाले में टॉर्क क्या लगता है, टॉर्क होता है M क्रॉस B। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में टॉर्क क्या होता था, P क्रॉस Q क्रॉस P नहीं, P क्रॉस E। फील्ड की बात हम लोग कह रहे हैं, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे आपने अभी अभी देखा, क्या देखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m वेक्टर बाय एक्स क्यूब। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाय आर क्यूब, है ना। यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नेटिक वाला कांस्टेंट रहेगा, केवल m वेक्टर माइनस m वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये चीज आया था। लेकिन वहां पे इक्वेटोरियल वाले फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p वेक्टर बाय आर क्यूब, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, एकदम वैसा ही है हूबहू। और कुछ था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, वहां पे देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा है ना, हूबहू ऐसा ही डेरिवेशन इसका भी होता है। तो इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है इस बार अभी आप लोगों के सिलेबस से, मैग्नेटिक वाले का एकदम हूबहू वैसे ही होता है, अगर पूछा भी जाता है तब भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कोई डाइपोल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता था, कोई बताओ। वेरी गुड, माइनस पी ई कॉस थीटा होता था, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कहें मैग्नेटिक डाइपोल का तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। नहीं समझ में आने पे तुरंत बोलना, ठीक है। तो एकदम हूबहू वही चीज हो रहा है यहाँ पे, आप लोग इस चीज को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। तो यही सारी बातें इन्होंने लिखा है इस टॉपिक में, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आदत डालिए आप लोग भी।
ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग फिलहाल कॉपी करके ले चलते हैं। तो हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि बोर मैग्नेट्रॉन होता क्या चीज है ना। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या पूछता है एग्जाम में, कि क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ठीक है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग टॉपिक लिखेंगे। डेराइव, क्वेश्चन भी लिख लो, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट of an electron revolving around nucleus, define Bohr magnetron। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 5 नंबर वाले सेक्शन में आप लोगों को। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है 4.10.3। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है उसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के अराउंड। करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है उसको, सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है उसको, न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों खींच रहा है, हाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूमेगा। तो बोर के हिसाब से, बोर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने अपना पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो जिसका एवरेज रेडियस आप कह सकते हैं क्या, आर है ना। तो अब इसी आर के टर्म्स में हम लोग को, आर के टर्म्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, और ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसके टर्म्स में हम लोग को बताना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू एल से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू एल वेक्टर से लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने म्यू एल इसीलिए लिखा हुआ है। और क्रॉस कहने का क्या मतलब है, क्रॉस कहने का मतलब क्या, हाँ फील्ड जो है, आप जिस, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन है। ठीक है, क्यों इनटू, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको तो बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन ये तो अंदर दिखा रहा है। क्या गड़बड़ है क्या कुछ यहाँ, कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन इधर ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट किधर घूम रहा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के ही डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये करंट का एक्चुअली डायरेक्शन जो है ऐसे है, ये करंट का डायरेक्शन हुआ। इसीलिए हम लोग करंट का डायरेक्शन को देख के हम लोग अगर डायरेक्शन निकालना है तो करंट का डायरेक्शन देखने से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब चीनी का ढक्कन अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर घुसेगा, मतलब इस प्लेन में नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या है कि क्रॉस, क्रॉस मतलब गोइंग परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, इसीलिए इन्होंने ये क्रॉस दिखाया है ना। चलो, ये फिगर से रिलेटेड बात हम लोगों को क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम का बात किया। हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम में दोनों में फर्क क्या है, देखो हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब वहां पे कितने प्रोटॉन रहेंगे, एक ही प्रोटॉन रहेगा। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक बस प्रोटॉन होता है ना। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि हीलियम प्लस, ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसमें कै को प्रोटॉन है वो तो बताओ, दो गो प्रोटॉन है। ठीक है, दो गो, हीलियम में दो गो प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कै गो है, इलेक्ट्रॉन एक ही को है ना। देखो एक के को इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हाइड्रोजन लाइक क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक के इलेक्ट्रॉन घूमता है और यहाँ पे भी एक के इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फर्क कहाँ पे आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो चार्ज है न्यूक्लियस का,
वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे हीलियम जो है इसको कहेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम कहेंगे इसको। ओके, लेकिन ये हुआ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। और कोई बताओ, और भी, और कौन कौन सा एटम हो सकता है हाइड्रोजन लाइक? लिथियम में से दो को इलेक्ट्रॉन भगा दें हम, यानी कि वो लिथियम प्लस प्लस बन जाए, तो ये कैसा है? ये भी हाइड्रोजन लाइक है कि नहीं? कै गो इलेक्ट्रॉन है उसके कक्षा में जो घूम रहा है? एक ही है। तो इसको भी कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो ये फर्क होता है। आप एग्जाम्पल देके अच्छा हाँ, देखो तो ये पीरियोडिक टेबल से बात हो गया। अच्छा हाँ, आप लोग पीरियोडिक टेबल भी याद करें। पहला तो हाइड्रोजन तो पहले ग्रुप में है। पहला ग्रुप क्या होता है? हली नाक कर रब से फरियाद, ऐसा कुछ कुछ होता है ना। हली ना, हाँ, ना कर रब से, तो ये पहले ग्रुप में आ गए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में पहले एक ही इलेक्ट्रॉन आता है बाहरी कक्षा में, इसीलिए पहला ग्रुप हो गया है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ना इसको। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बाप रोए, ऐसा करके था ना। अच्छा, बाप राजी हो गया। हाँ, आजकल के जमाने में राजी हो जाते हैं लोग, पुराने जमाने में नहीं होते थे, तो हम लोग बाप रोए बोल देते थे। ठीक है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ऐसे करके आप लोग ध्यान में रखें सारे ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप वाइज याद रखने में आपको फायदा ये है कि सारी की प्रॉपर्टी जो है एक जैसी होती है, कुछ कुछ, है ना, ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा, खैर वो तो केमिस्ट्री की बात हो गई। अ, लेकिन हाँ, फिजिक्स ही है उसमें भी। ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल देखो, यहाँ पे हम लोगों ने म्यू एल लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है। हम लोगों ने पीछे एम लिखा है, लेकिन यहाँ पे म्यू एल लिख रहा है, म्यू एल। तो म्यू एल क्या होता है बताओ जरा। बेसिक फंडा क्या है म्यू एल का? ईना, बीना में से, बीना था ना, टॉर्क लगता था, तो बीना साइन थीटा। तो बी और साइन थीटा को हटा दिया था हमने, ईना होता था बस। तो ईना ही डाइपोल मोमेंट है बेसिकली। बेसिक फॉर्मूला यही है, यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, यहीं से आप लोग काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग शुरू कर दिए। आई क्या है? आई क्या है? करंट। अब देखो करंट कैसे है यहाँ पे। देखो, इलेक्ट्रॉन का घूमना भी एक तरीके से तार में इलेक्ट्रॉन घूमने जैसा है। ये समझ लो कि एक लूप बनाया है इसने, है ना। तो एक तरीके से करंट का फ्लो हुआ ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे करंट लिखा है। अब करंट क्या होता है, कोई बताओ। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माइनस ई बाई टी। टी क्या होता है? टाइम पीरियड की कितने समय में एक चक्कर लगाया है इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है ना, लिखते चलेंगे सब लोग साथ में, है ना। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इलेक्ट्रॉन कितना लूप बनाया है? एक ही लूप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एन का वैल्यू कितना? 1। ठीक है। ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप, ध्यान में रखेंगे। ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप। अच्छा, कोई सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया कितना होगा? अगर रेडियस आर है, हाँ बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई आर छोटा आर स्क्वायर। आर देखो क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ द लूप। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके हिसाब से ये रेडियस चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आर क्या है? रेडियस ऑफ लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो कि रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस से समझने के लिए सब आप लोग लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी। तो यहीं से डेरिवेशन हम लोगों का शुरू हो गया। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इसको जो बेसिक नोटेशंस है उसमें चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये म्यू एल हम लोगों ने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है,
एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड जो रफ्तार है वो v है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, कोई बता सकता है? टाइम, वेरी गुड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2πr। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड के जगह पे क्या लिख देंगे, 2πr/v। v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v को लिख लेंगे स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये सब बगल में लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि समझने में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है और उसको हम लोग ले चल रहे हैं काफी जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है उस पे। ओके, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप अगर ये डेरिवेशन समझ लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे E डिवाइडेड बाय, देखो 2πr/v और इंटू πr² आ गया यहाँ पे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक के स्टेप में? लेट्स रीअरेंज दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या मिलेगा हम लोग को, E इंटू, देखो v को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो v ऊपर चला गया, नीचे में क्या बचा 2πr और मल्टीप्लीकेशन में क्या है πr²। क्या क्या कटेगा यहाँ, हाँ पाई आर ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट इज म्यू एल इज इक्वल टू, माइनस यहाँ पे ई लेने का मतलब क्या है, देखो चार्ज नेगेटिव है इसलिए, है ना, क्योंकि करंट की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के अपोजिट है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस को कंसीडर किया है यहाँ। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया ई v/2 इंटू आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो माइनस साइन इसीलिए लिए हैं क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और करंट की दिशा किधर होती है, उसके अपोजिट होती है, दोनों अपोजिट है इसीलिए, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज है, इसी की वजह से यहाँ पे माइनस कंसीडर करना पड़ा है। अभी हम लोग वेक्टर जब फॉर्म लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। तो अभी लिखते चलेंगे इसको, नेगेटिव चार्ज के लिए लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ऊपर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुणा करेंगे और नीचे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यानी कि ये हम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, किसी को समझ में आ रहा है? कोई बताओ जरा, ऐसा मास से ऊपर नीचे गुणा करने में क्या फायदा होगा हमें? ये MVR है, MVR कुछ होता है, कौन बताएगा क्या होता है? मोमेंटम सब लोग जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कौन बताए? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। एंगुलर मोमेंटम में MVR, जैसे कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होता है, उसी को R से गुणा कर देते थे। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे हाँ करेक्ट, तो ये वहां पे MVR वगैरह आता था, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल, तो कोई भी चीज गोल गोल घूमता है तो उसमें किस तरह का मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में मिलेगा। अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोर ने बहुत अच्छी बात कह के गए थे। बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर में, केमिस्ट्री में। तो उससे रिलेटेड हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर में ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, -E/2m इंटू MVR, ऐसा लिख लिया। MVR लिखने से ये समझ में आ जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम है। ओके, और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से लिखते हैं, ध्यान में रखना, L से। छोटा L यहाँ पे लिख रहे हैं, बड़ा L भी बहुत जगह बुक में लिखते हैं, लेकिन आप लोग छोटा L मान के चले। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज म्यू एल इज इक्वल टू -E इंटू L डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, EL। अब देखो एंगुलर मोमेंटम भी एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर, बता सकते हो क्या? ये वेक्टर है, ध्यान देना, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग टोपी लगाते हैं दोनों पे, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या कहता है, यही एक्सप्रेशन है जो कि आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मास। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये एक्सप्रेशन बोलता क्या है वो हम लोग को देखना है। ये बोलता ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन अपोजिट डायरेक्शन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे इस बात को कि डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जस्ट जो एंगुलर मोमेंटम है उसके अपोजिट दिशा में होता है। ओके, तो नोट करके हम लोग यहीं पे एक बात को लिख लेते हैं। हाँ, दिस एक्सप्रेशन shows that magnetic moment of electron is in opposite direction to the angular momentum। देखो ये बोलना वही बात हुआ जैसे मैंने बोल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन फील्ड किधर जा रहा है, अंदर क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से। तो ये बात वही है। ठीक है, नो चलो, so let us now consider Bohr's postulate in this formula। ओके, तो इसको हम लोग फॉर्मूला का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजिंग Bohr's angular momentum quantization principle। मोमेंटम किसी को याद है क्या होता था बोर्स का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल? बोर्स का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल देखो, बहुत लोग जब कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर जैसे रदरफोर्ड का जब ये मॉडल आया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड बोला था कि गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो लोगों ने ये पूछा, अच्छा गोल गोल घूमता है और न्यूक्लियस उसको खींचता है अपने तरफ, तो वो काहे नहीं जाके न्यूक्लियस में टकरा जाता है? तो इसका जवाब नहीं था इनके पास, रदरफोर्ड के पास। किसके पास नहीं था? रदरफोर्ड के पास उसका जवाब नहीं था जवाब। तो फिर बोर आए, बोर ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल तो घूमता है, लेकिन ऐसे जगह पे वो गोल गोल घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड हो। समझ रहे हैं ना? तो ये पोस्टुलेट दिया उन्होंने, उनके पास भी इसका प्रूफ नहीं था, बोर के पास भी उनके पोस्टुलेट का प्रूफ नहीं था। लेकिन बोर के जो बताया हुआ रास्ता है उससे जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो ये देखा गया कि हाँ भाई बोर तो सही बोल रहा है ना? इसीलिए बोर के बातों को अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी बात को सही माना गया। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए फोर्स जिधर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, तो कोई वर्क डन होगा क्या? पावर खर्च होगा क्या? पावर का क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट है। पता है डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, एफ बी कॉस थीटा, कॉस आता है वहां, थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री। तो पावर खर्च हुआ क्या? पावर कितना आएगा अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फोर्स के? 0 आएगा। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन वो घूम किधर रहा है, टेंजेंशियली, गोल गोल। यही चीज हो रहा है वहां पे भी, अर्थ के अराउंड जब मून घूम रहा है तो वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसका मोशन किधर है, टेंजेंशियली है उसके पाथ के, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी वाला सेंटर के तरफ। तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर, तो कोई काम खर्च नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन एक सवाल का आप लोग सोचिए जरा, आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है सर, ऐसा तो गोल गोल घुमाने से लग रहा है पावर खर्च नहीं होगा, तो आखिर हम रस्सी में जब पत्थर बांधते हैं, पत्थर बांध के रस्सी में घुमाते हैं गोल गोल, तब तो हमको बार बार घुमाना पड़ता है, हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा फोर्स देना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है देखो,
बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते चले साथ में। वो होता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। याद आया? एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। यही बात उन्होंने कहा था, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा। हाँ, यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, और एन क्या है? किस ऑर्बिट में घूम रहा है वो बताता है एन। अगर हाँ, किस ऑर्बिट में घूम रहा है वो बताता है ना। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कोई किसी को याद है? 6.626 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻34। यूनिट क्या होगा? जूल सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। जूल सेकेंड इज द यूनिट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे वैल्यू को एल के जगह पे, ठीक है, तब वो हमारा जो एक्सप्रेशन है फाइनल वाला आएगा, है ना। चलो तो लिख लो इस बात को। अब हम लोग प्लग करेंगे एक्सप्रेशन 2 के वैल्यू को एक्सप्रेशन 1 में। ओके, सो नाउ let us plug the value of L in equation 2, L from 2 in equation 1। ओके, सो हमारे पास क्या था, देखो, म्यू एल इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन 1 को हम लोग एक बार और से लिख रहे हैं, ई बाई टू एम इंटू एल, ऐसा था, ये था एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 2 क्या आया, एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये इक्वेशन 2 आया। तो इक्वेशन 2 को हम लोग उठा के 1 में पुट करने वाला है ना। सो देन व्हाट डू वी गेट इज म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन टू एम इंटू एन एच अपॉन टू पाई। और सिंप्लीफाई करें इसको तो, अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, यहाँ पे देखो वेक्टर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज। तो अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो नेगेटिव साइन को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा ई अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। अच्छा, एन को आगे कर लिए, एन ई अपॉन 4 पाई एम इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट, ध्यान देना, ये nth ऑर्बिट को बताता है। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, अब हम लोग उसको बताते हैं, ठीक है। तो बोर मैग्नेट्रॉन होता क्या चीज, वो हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, इट इज, लिखते चलोगे, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in first orbit of hydrogen atom। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता है वो, यानी कि जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने nth ऑर्बिट में निकाला है इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू एल लिख रहे हैं, उसी को म्यू बी हम लोग कहते हैं। तो म्यू एल का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि म्यू एल का जो मिनिमम वैल्यू है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ओके, सो इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो म्यू एल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसी को हम लोग म्यू बी लिखेंगे। और मिनिमम कब होगा, जब एन का वैल्यू आप लोग क्या रखें, 1 रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ई एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। यही हो गया बोर मैग्नेट्रॉन। और बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट क्या होगा,
कोई बता सकता है बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट? वही होगा जो कि डाइपोल मोमेंट का होता है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? अभी तो हम लोग ईना बोले थे, यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? बोर मैग्नेट्रॉन भी तो वही है ना, डाइपोल मोमेंट ही है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू बी इज इक्वल टू, देखो ई का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 1.6 इंटू 10⁻, हाँ, इंटू 19, और एच का वैल्यू तभी अभी हमने देखा 6.626, ठीक है, इंटू 10⁻34, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का मतलब 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलो होता है। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू। ये आता है 9.24 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बार जरा चेक कर लें कितना निकाला है इसमें इन्होंने। 9.27 इंटू 10, इसको ध्यान में रखना है, 24 है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको? तो ये हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड बात। जो क्वेश्चन आया था 5 नंबर का आप लोगों को आएगा, 5 नंबर में ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ओके, तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए कितना होता है, तो आप बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर। तो वो किसे बोलेगा, कह रहे बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू बताइए, तो ये 9.24 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया खत्म। लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि हम लोग कल के क्लास में करेंगे।